बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं वैगन ड्राइवर था। एक दिन तेज रफ्तारी में बस चला रहा था कि अचानक एक गाड़ी से बस की टक्कर हुई, जिससे गाड़ी उलट गई और उसमें बैठे दोनों मियाँ बीवी को मैं उस जख्मी हालत में छोड़कर रूपोश हो गया। मुझे डर था कि कहीं मुझे पुलिस ना पकड़ ले और छुपके से अपने गांव आ गया। जो ही घर में कदम रखा तो हर जगह कोहराम मचा था, मगर जैसे ही सबकी नजर मुझ पर पड़ी तो हर किसी को सांप सूंघ गया, क्योंकि उसी एक्सीडेंट में मेरी ही बीवी मर चुकी थी, जबकि उसके साथ पड़ी मैयत में दूसरा मर्द तो बीवी का। मैं सुबह सवेरे अपनी वैगन साफ करके अल्लाह का नाम लेकर अड्डे पर चला गया था। अड्डे पर खड़ा मैं सवारी का इंतजार कर रहा था जब मेरा मोबाइल बजने लगा। मैं जानता था कि इस वक्त मेरी अम्मी की ही कॉल होगी। वो मुझे हर वक्त मेरी बीवी के खिलाफ भड़काती रहती थी। मैंने जैसे ही हेलो किया, मेरी अम्मी बोली, अदनान, थोड़ा आराम भी कर लिया करो। वैगन चलाना कोई आसान काम नहीं है। मैं सारा दिन सूली पर लटकती रहती हूँ, मुझे तुम्हारी फिक्र रहती है। और एक तुम हो जो सारी सारी रात अपनी बीवी के साथ फोन पर लगे रहते हो। अगर खुदा ना खास्ता वैगन चलाते हुए तुम्हें ऊँग आ गई तो क्या होगा? मैं तो अम्मी की बात सुनकर ही चौंक गया था। मैं कब अपनी बीवी के साथ रात में बात करता था? वो तो 10 बजे कह देती थी कि अच्छा मैं सोने लगी हूँ, अब फोन बंद कर दो। मैं बोला, अम्मी आपको कोई गलतफहमी हुई होगी, वो तो जल्दी सो जाती है। अम्मी बोली, कल शब जब मैं ताज्जुद पढ़ने के लिए उठी तब भी फोन पर लगी हुई थी। मुझे तो यही लगा कि तुम्हारे साथ लगी होगी, क्योंकि इस वक्त उसे अपनी किस सहेली के साथ बात करनी थी। मैं बोला, अम्मी अगली बार जब वो रात में फोन करे तो मुझे जरूर बताइएगा। इतना कहकर मैंने फोन बंद कर दिया था। मेरी वैगन सवारियों से भर चुकी थी, इसीलिए मैंने अपना काम शुरू कर दिया था, जबकि मेरा दिल बार बार अम्मी की बातों में उलझ रहा था कि क्या सुमन सच में किसी से बात करती है। मैंने सोच लिया था कि इस चीज का मैं खुद ही पता लगवा लूंगा। रात जब सुमन ने मुझे सोने का कह दिया तो मैंने भी फोन बंद कर दिया, मगर आज रात मैं सो न सका था। सारी रात पहलू पर पहलू बदलता रहा। 2 बजे के करीब मैंने सुमन को कॉल करने के लिए फोन उठाया। मेरा दिल डूब कर उभर रहा था कि अगर सुमन का नंबर बिजी हुआ तो मैं क्या करूं। मैंने फोन लगाया तो बेल जाने लगी थी। मैंने दिल में अल्लाह का लाख लाख शुक्र अदा किया। बेल जाती रही मगर उसने फोन नहीं उठाया। मुझे इल्म था कि वो सो गई होगी। थोड़ी देर बाद ही मेरी अम्मी का फोन मेरे नंबर पर आने लगा। मैं एकदम से परेशान हो गया था कि न जाने मेरी अम्मी को क्या मसला दरपेश है जो वो इस वक्त फोन कर रही हैं। मैंने फोन उठाया तो अम्मी बोली, अदनान तेरी बीवी किसी के साथ फोन पर मसरूफ है। मैं एकदम हैरान हो गया था। अभी थोड़ी देर पहले तो मैंने कॉल मिलाई थी, लेकिन उसका नंबर तो मसरूफ नहीं था। मैं बोला, अच्छा अम्मी मैं पता लगवाता हूँ। इतना कहकर मैंने फोन बंद कर दिया। दोबारा सुमन के नंबर पर कॉल की तो फिर से बेल जाने लगी। सारा मामला एक पल में खुलकर मेरे सामने आ गया था। मेरी अम्मी झूठ बोल रही थी, क्योंकि वो सुमन को मुझसे जुदा करना चाहती थी। उनको सुमन पहले दिन से ही पसंद नहीं आई थी। वो तो मेरे लिए अपनी बहन की बेटी का रिश्ता देखकर बैठी थी। दरअसल बात यह है कि मैं गांव का रहने वाला हूँ। काम के सिलसिले में ही शहर आया हूँ। एक दिन मैं अपने दोस्त से मिलने दूसरे गांव गया था। वो कुवैत से वापस लौट कर आया था। रास्ते में ही मेरी नज़र सुमन पर पड़ गई थी। वो थी तो कराची की, मगर अपने वालिदैन के साथ छुट्टियां मनाने गांव आई हुई थी। मेरे दोस्त के घर के सामने सुमन का घर था। हम दोनों ने आंखों ही आंखों में एक दूसरे को पसंद कर लिया था। वो मेरी तरफ देखकर मुस्कुराती थी, जबकि मैं उसकी तरफ देख देख कर खुश होता रहता था। अब तो मैं हर दूसरे तीसरे दिन अपने दोस्त के पास आने लगा था। एक दिन मैंने मौका पाकर सुमन की तरफ अपना मोबाइल नंबर उछाल दिया था। अब हम दोनों एक दूसरे से राब्ते में थे। सुमन ने मुझे बताया कि उसके वालिदैन उसे धोखे से गांव लाए हैं। वो यहाँ मेरी शादी मेरे तायाजाद कज़न से करवाना चाहते हैं, जबकि मैं तो तुमसे प्यार करती हूँ। मैं तुम्हारे अलावा किसी से शादी नहीं कर सकती। तुम मेरे लिए कुछ करो। मैं कुछ करने की पोजीशन में नहीं था, क्योंकि रिश्ता तो मेरा भी बचपन से तय था। मैं बोला, सुमन मेरे साथ भाग सकती हो क्या? वो बोली, तुम्हारी मोहब्बत हासिल करने के लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ। यूं एक दिन हम चुपके से भाग आए थे। मैं सुमन को जब घर लाया तो हमारे घर में कोहराम मच गया था। अम्मी ने रो रो कर बुरा हाल कर लिया था। वो कह रही थी कि जहां से इसको लाए हो वहीं पर छोड़ कर आओ। अम्मी किसी तौर मेरी नहीं समझ रही थी। मैं बोला, अम्मी अगर अब सुमन वापस गई तो इसके घर वाले मुझे जान से मार देंगे। तब कहीं जाकर मेरी अम्मी का गुस्सा ठंडा हुआ था। कुछ दिनों बाद सुमन के वालिदैन को भी इल्म हो गया था कि वो मेरे पास है और हम दोनों ने एक दूसरे से शादी कर ली है। वो अपनी इज्जत बचाना चाहते थे, इसीलिए उन्होंने हमारे साथ सुलह कर ली थी। मैं और सुमन मोहब्बत और खुशियों भरी जिंदगी बसर कर रहे थे, मगर अब मुझे काम की फिक्र होने लगी थी। जब तक मैं और अम्मी थे
घर में अच्छा गुजारा हो रहा था। अब घर में खाने वाला एक फर्द और हो गया था। और फिर सुमन शहर की रहने वाली थी, अपने वालिदैन की लाडली थी। वो तो मुझसे तरह तरह की चीज़ों की फरमाइश करती थी। हमारे पास कोई ज़मीन भी नहीं थी कि घर में ही रहकर गुजारा होता रहता। इसीलिए मैंने अपने दोस्त के साथ मशवरा करके ये तय किया कि मैं शहर जाकर वैगन चलाऊंगा। मैंने यहाँ किराए पर वैगन ली थी और अपना काम शुरू कर दिया, तो दिल को तसल्ली रहने लगी थी। मगर चूंकि अम्मी को सुमन पहले ही दिन से पसंद नहीं थी, इसीलिए वो मुझे बार बार फोन करके उसकी शिकायतें लगाती रहती थी। लेकिन आज तो उन्होंने हद ही पार कर दी थी। मेरी मासूम और सीधी सादी बीवी का किरदार मेरी नज़रों में मशकूक करने की कोशिश की थी। मेरा अम्मी की तरफ से दिल मैला हो गया था। अब अम्मी का फोन आता तो मैं कॉल ना उठाता। मैंने पूरे 2 दिन अपनी अम्मी के साथ बात नहीं की थी। इस दौरान मेरा और सुमन का कोई झगड़ा नहीं हुआ था। हमारी जिंदगी में सुकून आ गया था। मुझे इल्म हो गया था कि मेरी और सुमन की लड़ाई अम्मी की वजह से ही होती है। वो फोन पर मुझे मेरी बीवी के खिलाफ फरगलाती रहती थी। मैं सो रहा था जब मेरा फोन बजने लगा। मैंने मोबाइल पर टाइम देखा तो सुबह के 3 बज रहे थे। अम्मी की कॉल थी। मुझे मालूम था कि अब वो मुझे फिर से कहेंगी कि तुम्हारी बीवी किसी के साथ बात कर रही है। इसीलिए मैंने अपना मोबाइल ही ऑफ कर दिया था और सुकून से सो गया। मेरी आंख आज देर से खुली थी। मैं बहुत परेशान हो गया कि मेरी सवारियां मुंतजिर होंगी। मैं जल्दी से उठा और वैगन लेकर निकल खड़ा हुआ। वही हुआ जिसका डर था। मेरी सवारियां किसी और वैगन में चली गई थीं और मुझे रह रहकर अपनी अम्मी पर गुस्सा आ रहा था कि उन्होंने मुझे रात के 3 बजे कॉल क्यों की। ना वो मुझे कॉल करती, ना मेरी नींद खराब होती और ना ही मैं देर से उठता। तभी मुझे याद आया कि मेरा तो मोबाइल ऑफ है। मैंने जल्दी से मोबाइल ऑन किया। अभी 10 मिनट भी ना गुजरे थे कि अम्मी की कॉल आने लगी। वो बोली, क्या बात है बेटा, तुमने नंबर क्यों बंद किया था? मैं बोला, अम्मी चार्ज खत्म हो गया था, पता नहीं चला। अम्मी बोली, अच्छा बेटा कोई बात नहीं, तुम मुझे ये बताओ कि तुम कितने बजे तक घर पहुंच जाओगे? मैं खाने में तुम्हारे लिए क्या बनाऊं? मुझे लगा कि अम्मी सठिया गई हैं। मैं बोला, अम्मी मैं तो शहर में बैठा हूं, अड्डे पर सवारी की तलाश में। आपको किसने कहा कि मैं आ रहा हूं? अम्मी बोली, सुबह से तेरी बीवी अपना बैग तैयार कर रही है कि आज अदनान मुझे लेने आ रहे हैं और फिर वो उधर 1 हफ्ता तुम्हारे साथ गुजार कर वापस आ जाएगी। मैं हंस दिया और बोला, अम्मी जब मैं आऊंगा तब आपसे भी मिल लूंगा। इतना कहकर मैंने फोन बंद कर दिया था। मुझे तो अपनी अम्मी की हरकतों पर हैरत होती थी। वो क्यों मुझे झूठे फोन करके परेशान करती थी? उन्हें मालूम भी है कि ड्राइवर का काम कितना मुश्किल होता है। जरा सी बेध्यानी बड़े नुकसान का सबब भी बन सकती है। शाम हो चुकी थी। मेरी तबीयत भी काफी खराब हो चुकी थी। इसीलिए मैंने सोचा कि घर जाकर थोड़ा आराम कर लेता हूँ। मैं वापसी के रास्ते पर था जब अम्मी की दोबारा कॉल आ गई। वो रो रही थी। मैं मुतफक्किर हो गया कि न जाने क्या बात है। मैं बोला, अम्मी सब ठीक तो है ना? आप रो क्यों नहीं है? अम्मी बोली, बेटा तू घर के दरवाजे तक आया, अपनी बीवी को भी साथ ले गया, मगर मुझे घर आकर तूने सलाम भी ना किया। कैसी औलाद हो तुम? मैं तो अम्मी की बात सुनकर ही शजदा रह गया था। मैं बोला, अम्मी आप मजाक कर रही हैं ना? अम्मी ने फोन काट दिया था। मेरा दिमाग अब खौलने लगा था। मैंने सोचा कि मैं अभी गांव वापस जाकर अपनी वालदा के झूठ को बेनकाब कर देता हूं। बल्कि अब तो मुझे अम्मी से खौफ आ रहा था कि न जाने उन्होंने मेरी बीवी के साथ क्या किया हो। शायद उसे गायब करके वो मुझे ये तासुर देना चाहती हो कि तुम्हारी बीवी बदकिरदार थी, किसी के साथ भाग गई। अब तुम्हारी भलाई इसी में है कि मेरी बहन की बेटी से शादी कर लो। मैंने दिल में सोच लिया था कि अगर मुझे इल्म हुआ कि मेरी अम्मी ने कोई खेल रचाया है तो मैं उनके साथ सारी जिंदगी के लिए रिश्ता खत्म कर दूंगा और सुमन को अपने साथ शहर ले आऊंगा। और फिर मेरी अम्मी के मुकद्दर में खाली दरो दीवार को देखना ही रह जाएगा। अभी मैं ये सब बातें सोच ही रहा था कि अचानक मेरे सामने एक गाड़ी आ गई। मेरी वैगन की स्पीड भी बहुत तेज थी। दोनों गाड़ियों का तसादुम इतना शदीद था कि मेरी वैगन उलटते उलटते बची। विंड स्क्रीन के शीशे टूटकर मेरे हाथों में चुप गए थे। मैंने खुद को संभाल कर दूसरी गाड़ी के अंदर झांका तो दोनों सवारियां औंधे मुंह पड़ी हुई थी। उनके जिस्मों में कोई हरकत नहीं थी। मैं जान गया था कि वो दोनों मर चुके हैं। मैं शदीद खौफजदा हो गया था। मुझे पुलिस पकड़ कर ले जा सकती थी। उस वक्त मुझ पर ऐसा हैजान सवार हुआ कि मैं अपनी वैगन को मौका वारदात से भगा कर ले गया था। उसूल की बात तो ये थी कि मुझे उस जोड़ी को अस्पताल पहुंचाना चाहिए था। शायद उनमें से किसी की जान अभी बाकी हो, लेकिन मैंने कुछ भी न सोचा और अपनी गाड़ी लेकर शहर की हुदूद से निकलने की कोशिश करने लगा। शहर से दूर एक कस्बे में जाकर मेरी वैगन चलना बंद हो गई थी। मैं परेशान था कि अब इसका क्या करूं।
वैगन की हालत से साफ जाहिर हो रहा था कि कहीं एक्सीडेंट हुआ है। ये ना हो कि कोई फोन करके पुलिस को बुला ले। मैं अपने ही डर में जकड़ा हुआ था, मगर मैंने हिम्मत करके कस्बे में वर्कशॉप ढूंढ ली थी। मेरी गाड़ी की मरम्मत में बहुत देर लग गई थी। इतनी देर में तो मैं गांव भी पहुंच जाता। अल्लाह अल्लाह करके मेरी वैगन ठीक हुई तो मैंने वापसी का सफ़र शुरू कर दिया। दिल में 100 किस्म के ख्यालात थे। आखिरकार मैं मगरिब के वक्त अपने गांव पहुंच ही चुका था। मैं जब अपने घर के पास गया तो लोगों का हुजूम देखकर दिल दहल गया था। मैं जल्दी से घर में दाखिल हुआ तो तमाम लोग मुझे देखकर खौफजदा हो चुके थे। अम्मी की नज़र जब मुझ पर पड़ी तो वो भागती हुई मेरे पास आई थी। उनके चेहरे पर खुशी के तासुरात देखे जा सकते थे। वो मुझे गले लगाकर फूट फूट कर रो रही थी। मैंने देखा कि हमारे घर के सहन में जनाजा है। दूर चारपाई पर मेरी बीवी भी पड़ी थी। उसकी हालत बहुत खराब हो चुकी थी। मैं बोला, अम्मी, ये किसका जनाजा है? मेरी अम्मी बोली, ये बात तो तू अपनी बदकिरदार बीवी से पूछ। वो तो घर में इस मैयत को यही कहकर लाई थी कि मेरा और अदनान का एक्सीडेंट हो चुका है। मैं बच गई जबकि वो मर गया। अब हर तरफ चमगोइयां होने लगी थी। मैं सुमन के पास गया और बोला, ये सब क्या है सुमन? वो रोने लगी और उसने मेरे सामने हाथ जोड़ दिए। वो बोली, अदनान, मुझे सबके सामने रुस्वा होने से बचा लो। मैं वहां से उठ गया था। मामला बहुत उलझ गया था। अब तो तमाम लोग मेरी बीवी के किरदार पर उंगलियां उठाने लगे थे। सब मुझसे सवाल कर रहे थे कि ये मरने वाला आदमी कौन था। मैं बोला कि यह आदमी मेरी वैगन का कंडक्टर था। सुमन मुझसे मिलना चाहती थी, इसीलिए मैंने इसे भेज दिया ताकि सुमन को मेरे पास शहर ले आए। मगर खुदा की करनी ऐसी हुई कि इन दोनों का एक्सीडेंट हो गया। कंडक्टर बेचारा जान से गया, जबकि मेरी बीवी भी जख्मी हो चुकी है। मैयत को गुस्ल दे दिया गया और उसे दफनाने के लिए हम कब्रिस्तान ले गए थे। जब मैं घर वापस आया तो सब रश घट चुका था। हम 3 लोग ही रह गए थे घर में। मैं बोला, सुमन, अब बताओ, तुम्हें तलाक देकर घर से निकाल दूं? क्योंकि तुम्हारी यही सजा है। तुम कैसे मेरी इजाजत के बगैर किसी गैर महरम के साथ यूं सफर कर सकती हो? सुमन रोने लगी थी। वो बोली, अदनान, मेरी एक बात सुन लो। मुझे अपनी सफाई में कुछ कहने का मौका दे दो, फिर तुम्हारे जो जी में आए वही करना। तुम जानते हो क्या, तुम्हारी अम्मी की पहले भी शादी हो चुकी थी। तुम अपनी वालदा की दूसरी शादी में से औलाद हो, जबकि उनकी पहली तलाक हो चुकी थी। मैं सुमन की बात सुनकर बहुत हैरान हुआ था। मैंने अम्मी की तरफ सवालिया नजरों से देखा तो अम्मी सुमन पर चढ़ दौड़ी। वो बोली, बदकिरदार लड़की, तू अपने शौहर को अपने किरदार की सफाई दे। मेरी शादियों का रजिस्टर खोलकर मत बैठ। मैं भी गुस्से से बोला, हाँ सुमन, तुम मुझे अपने किरदार की सफाई दो। मेरी माँ की पहली और दूसरी शादी से तुम्हें क्या सरोकार है? सुमन बोली, मुझे सरोकार है क्योंकि मेरी बेगुनाही मेरे सवाल में ही छुपी हुई है। सुमन बोली, आंटी, आप हम दोनों को सब सच बता दें कि आपकी पहली तलाक क्यों हुई थी। अम्मी गड़बड़ा गई थी। वो नजरें चुराने पर मजबूर थी। मैं बोला, अम्मी, मुझे बताएं आपको तलाक क्यों हुई थी? अम्मी बहुत परेशान थी। आखिरकार बोल ही पड़ी थी। वो कहने लगी, अदनान, मेरे पहले शौहर ने मुझे तलाक मेरी औलाद की वजह से दी थी। मैं हैरान रह गया। मैं बोला, कैसी औलाद? कहाँ है वो आपकी औलाद? सुमन बोली, मैं आपको बताती हूँ। अदनान, जब आप काम के सिलसिले में लाहौर चले गए थे तब मैं तन्हा रहकर बहुत तंग पड़ चुकी थी। आपका काम ऐसा था कि आप सारा दिन मसरूफ रहते और मुझसे बात न कर पाते थे। तब मैंने फेसबुक अकाउंट बना लिया था। अकाउंट था तो मेरे नाम का, मगर मैंने डीपी पर आपकी तस्वीर लगा रखी थी। एक दिन फेसबुक यूज कर रही थी जब मुझे एक मैसेज आया। एक लड़की का मैसेज था। वो बोला कि मेरी वालदा कैसी हैं। मैं बहुत हैरान थी कि आखिर ये कौन है और इसकी वालदा कौन है। मैंने मैसेज किया कि तुम कौन हो। तब उस लड़के ने मुझे एक बड़ा सा मैसेज किया। उस लड़के ने मुझे हमारी फैमिली के मुतालिक सारी मालूमात दे दी थी। उसने तो ये भी मुझे बता दिया था कि मैं जानता हूँ कि मेरा भाई तुम्हें घर से भगा कर लाया था। मैं बोली, मुझे सीधी तरह बताओ कि तुम हो कौन। तब उसने मुझे बताया कि मैं तुम्हारी सास की पहली शौहर से औलाद हूँ। वो कहने लगा कि मुझे मेरी माँ बहुत याद आती है, मैं उससे मिलना चाहता हूँ, मुझे मेरी माँ से मिला दो। मैं बोली कि मैं कैसे मिलवाऊं, तुम खुद क्यों नहीं मिल सकते। तब उसने मुझे फेसबुक पर ही कॉल की थी। वो फूट फूट कर रो रहा था और बोला कि भाभी, मैं बहुत बदनसीब हूँ। मैंने आज तक अपनी माँ की खुशबू तक नहीं सूंघी। जब मैं पैदा हुआ तो मेरी माँ मेरे बाप से लड़ने लगी थी। उसने मुझे मेरे बाप की गोद में डाला और खुद तलाक लेकर चली गई। भाभी, आपको इल्म है क्या, तब मैं फकत 10 दिन का था। भाभी, आप ही मुझे बताएं, क्या माँ इतनी सफाक भी हो सकती है?
मेरी माँ ने तलाक लेकर दूसरी जगह शादी कर ली। वो खुद आबाद है। मैंने सुन रखा है कि वो अपने दूसरे बेटे से बहुत मोहब्बत करती है। भाभी, कोई चाल चलाओ कि मेरी माँ मुझे अदनान समझ ले, मुझे देखकर मुझे सीने से लगा ले, मेरे माथे पर बोसा देकर कहे कि आ गया मेरे लाल। मैं बोली कि तुम्हारी अम्मी ने तुम्हारी पैदाइश के बाद तलाक क्यों ले ली? तब यासिर बोला, क्योंकि मैं ख्वाजा सरा था। जब अम्मी को पता चला कि मैं ठीक नहीं हूँ तो वो मुझे मेरे बाप की गोद में डालकर खुद चली गई थी और इसी बात को बहाना बनाकर उनसे तलाक ले ली कि तुम्हारी वजह से मेरे घर में ख्वाजा सरा पैदा हुआ है। मैं नहीं चाहती कि मैं खुसरों की फौज पैदा करूं। वो बहुत रो रहा था ये सब कहकर। आंटी, आपने ऐसा क्यों किया? आप अपनी औलाद के साथ इतना बड़ा जुल्म कैसे कर सकती हैं? मेरी अम्मी बेखुद होकर सुमन की बातें सुनती रही थी। मारे जब्त के उनका चेहरा सुर्ख हो गया था। आखिरकार जब्त के सारे बंधन टूट गए और वो सुमन के गले लगकर रोने लगी थी। वो बोली, ये सब झूठ है सुमन, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया था। मेरे यहाँ जब यासिर पैदा हुआ तो दाई ने मेरे कान में कह दिया था कि ख्वाजा सरा पैदा हुआ है। मैंने उससे कहा कि ये खबर सबसे छुपा लो। उसने ऐसा ही किया, मगर शफीक तो बाप था ना, उससे इतनी बड़ी बात छुपी नहीं रह सकती थी। वो जान गया था, उसने घर सर पर उठा लिया था। शफीक ने फौरन गुरु को फोन करके बुलवा लिया और मेरी आंखों के सामने मेरी गोद से मेरा यासिर छीनकर उन्हें पकड़ा दिया था। मैं चीखती चिल्लाती रही, लेकिन शफीक पर तो किसी बात का असर ही नहीं हो रहा था। मैंने दीवार पर सर मारना शुरू कर दिया। मैं लहूलुहान हो गई, मगर शफीक, वो तो जालिम जल्लाद बन गया था। मैंने गुरु के हाथ से अपना बेटा छीनने की कोशिश की तो यासिर रोने लगा था। यासिर को तकलीफ हुई थी ना। गुरु बोला कि बेटी, इस तरह मत खींचो इस लाल को, अजियत हो रही है इसे। मैंने उसे छोड़ दिया था। गुरु आगे बढ़ने लगा तो यासिर भूख से रोने लगा था। मैं भागकर गुरु के पीछे गई और बोली कि आखिरी बार दूध पिलाने दो इसे। वो बोला कि इसको दूध की कमी नहीं है, ये मेरा लाल है। वो मेरे यासिर को मेरे सामने ले गया था। मैं जब कमरे में गई तो जगह जगह यासिर के खिलौने बिखरे पड़े थे। तब मैं उन खिलौनों को चूम चूम कर रोती रही। उसके बाद मैंने शफीक से तलाक ले ली थी। मुझे उस दरिंदे के साथ नहीं रहना था जिसने माँ से उसकी औलाद को ही जुदा कर दिया। तुम अभी के अभी यासिर को फोन करो और उससे पूछो कि तुम्हें ये सब किसने बताया था। मैं और सुमन अम्मी की बातें सुनकर रो रहे थे। सुमन बोली, आंटी, उसके वालिद ने ये सब बातें उसे बताई थी। वो जब बड़ा हो गया तब अपने बाप से जवाब लेने गया था कि तुम्हारी इतनी बड़ी हवेली में मेरे लिए जरा सी भी जगह नहीं थी, जो मुझे यूं दरबदर की ठोकरें खाने पर मजबूर कर दिया गया। तब उसके वालिद ने ये सब कहा उससे। मेरी अम्मी बोली, बेटी, अभी फोन करके यासिर को बुलाओ, कहो कि आकर मिल ले अपनी माँ से। सुमन बोली, आंटी, मैं सबसे चोरी छुपे यासिर से ही बात करती थी। मैंने और यासिर ने यह तय किया था कि हम दोनों अदनान के पास शहर जाकर उसे सारी सूरत हाल से आगाह कर देंगे और फिर उसे अपने साथ लाएंगे, ताकि अगर आप यासिर को घर से निकालने लगे तो वो बीच में आ जाए और आपसे सिफारिश कर दे कि यासिर आपकी गोद के लिए तरस रहा है, चंद लम्हे के लिए ही इसे अपनी गोद में सर रखने दें। मेरी अम्मी बोली, हाँ हाँ, आ जाए वो, मैं अपनी गोद में सर रखने दूंगी उसे। सुमन बोली, आंटी, वो आ गया था ना, सफेद कफन में लिपटा, वो यासिर ही तो था। अब तो वो मनो मट्टी तले जा सोया है। सुमन की बात सुनकर मेरी अम्मी गश खा गई थी, जबकि मेरी आंखें आंसुओं से लबरेज हो गई थी। जैसे ही मेरी अम्मी को होश आया, वो कब्रिस्तान की तरफ भागी थी। अब हर रोज ऐसा ही होता। मेरी अम्मी नमाज कुरान पढ़कर कब्रिस्तान चली जाती है और हर रोज घंटा भर उसके पास बैठ कर आती है। मैंने भी सुमन से शक करने पर उससे माफी मांग ली। उसने भी मुझे माफ कर दिया था, क्योंकि उसने सब मामलात मुझसे छुपा रखे थे। सबके सामने तो मैं नॉर्मल रहता हूँ, मगर जैसे ही मैं तन्हा होता हूँ तो मेरी आंखों के सामने कफन में लिपटी यासिर की लाश आ जाती है। वो मुझसे कह रहा होता है, भाई, तुमने अपनी तेज रफ्तारी से मेरी जान ले ली। काश तुम ध्यान से गाड़ी चलाते, काश मैं उस वक्त ध्यान से गाड़ी चला लेता। अगर आपको आज की कहानी पसंद आई है तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं कल एक नई और दिलचस्प कहानी के साथ। अल्लाह हाफिज।